नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज से हम लोग आरंभ करते हैं पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट, एक स्पेशल फॉर नेट। यानी ये प्रैक्टिस सेट जो है वो केवल और केवल नेट के विद्यार्थियों के लिए है जिनको नेट की परीक्षा देना है। ये इसलिए केवल नेट वालों के लिए क्योंकि इसमें बहुत हार्ड प्रश्न रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि 10-10 प्रश्नों का एक वीडियो बनाऊँ और थोड़ा विश्लेषित करूँ। आप लोगों के कमेंट से हमको पता चलेगा कि आप लोग किस प्रकार से चाहते हैं, ऐसे ही प्रश्न चाहते हैं, ऐसे ही व्याख्या चाहते हैं या कुछ ऊपर नीचे, जैसे आपको समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स से संबंधित है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मानव इतिहास के क्रम में 4 विभिन्न प्रकार के समाज उद्भूत हुए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन समाजों के उद्भवन का सही कालानुक्रम है। यानी कार्ल मार्क्स कह रहा है कि जो इतिहास है यानी मानव का इतिहास है, उस क्रम में 4 प्रकार के समाज का उदय हुआ। समाज 4 प्रकार के थे। अब कौन कौन से समाज हैं वो चारों समाज इसमें दिया गया है, लेकिन कालक्रम आपको लगाना है। दास, सामंती, आदिम साम्यवादी और पूंजीवादी, ये 4 प्रकार के समाज का उद्भव हुआ मानव इतिहास में। लेकिन इसका क्रम कैसा था आप लोग देखिए। सामंती, आदिम साम्यवादी, दास या साम्यवादी था। आदिम साम्यवादी, दास, सामंती या पूंजीवादी था। साम्यवादी, सामंती, दास या समाजवादी था। ये किस क्रम में था? तो जो कार्ल मार्क्स है वो कहता है कि मानव इतिहास का जो पहला क्रम है, मानव इतिहास का जो पहला समाज है वो है आदिम साम्यवादी समाज। यानी सबसे प्राचीन समाज आदिम साम्यवादी समाज। उसके बाद समाज का जब विकास होता है तो उस क्रम में समाज 2 वर्गों में बंटता है। यानी दूसरा क्रम आ जाता है दास व्यवस्था। और जब ये समाज और आगे बढ़ता है, जब संपत्ति पे बड़े बड़े पूंजीपतियों का नियंत्रण होने लगता है, उस समय संपत्ति जमीन थी और जमीन के बड़े भूभागों को नियंत्रित करने वाले को हम सामंत कहते थे। तो वो व्यवस्था आती है सामंती व्यवस्था। और जब संपत्ति जमीन से हटकर उद्योग हो जाता है, यानी अब संपत्ति का मूल स्रोत जमीन ना होके उद्योग हो गया, उस समय आती है पूंजीवादी अवस्था। तो क्रम हो गया आदिम साम्यवादी, दास, सामंती और पूंजीवादी। कार्ल मार्क्स कहता है समाज की जो सबसे अंतिम अवस्था होगी वो होगी साम्यवादी अवस्था। साम्यवादी अवस्था ये समाज की अंतिम अवस्था मानी जाती है कार्ल मार्क्स के अनुसार। यानी आपका सही ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समाजवादी लोगों का यह मत है कि कर्मचारियों के संघों को अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा पूंजीपतियों से उद्योगों का निर्देशन छीन लेने की चेष्टा करनी चाहिए। निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है? क्वेश्चन कहता है कि समाजवाद का एक ऐसा दृष्टिकोण है, जैसे समाजवाद कई प्रकार के हैं। कल्पनालोकीय समाजवाद है, मार्क्सवादी समाजवाद है, श्रेणी समाजवाद है, फेबियन समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो समाजवाद के कई प्रकार हैं, लेकिन एक ऐसा समाजवाद है जो कहता है कर्मचारियों के संघों को अतिक्रमणशील नियंत्रण के द्वारा, यानी जबरन नियंत्रण के द्वारा क्या करना चाहिए? पूंजीपतियों के उद्योगों का नियंत्रण छीन लेना चाहिए। यानी अगर कोई फैक्ट्री है, उसका कोई मालिक है, उस फैक्ट्री को नियंत्रित कर रहा है, तो कर्मचारियों को चाहिए कि फैक्ट्री के मालिक को मार के भगा दे और पूरे फैक्ट्री का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसकी ये विचारधारा है? मार्क्सवादी संप्रदाय, श्रेणी समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फेबियन समाजवाद? इन चारों में से जो श्रेणी समाजवाद है वो अतिक्रमणशील नियंत्रण की बात करता है। उसका विचार है कि आर्थिक नियंत्रण कर्मचारियों के पास होना चाहिए, ना कि किसी पूंजीपति के पास होना चाहिए। और कर्मचारियों को ऐसे नियंत्रण करने के लिए जिस भी प्रकार की उक्ति अपनानी पड़े वो अपना सकता है। निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व और शांति के अध्ययन का प्रतिपादक है? द्वंद्व और शांति के अध्ययन का आर लैक्समबर्ग, कैनेथ बोल्डिंग, एच बटरफील्ड या पी साल्सेट? सही आंसर है कैनेथ बोल्डिंग। ये द्वंद्व और शांति के अध्ययन के प्रतिपादक हैं।
अगला है, ये बेंथम के बारे में है। जैसा कि आप लोगों को बता दें, जो बेंथम है ये एक उपयोगितावादी विचारक है। मिल, बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल, मिल दो हैं, जेम्स मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल, ये पिता पुत्र हैं। और बेंथम, ये तीनों उपयोगितावादी विचारक हैं। तो बेंथम के बारे में कहा गया है, जेरेमी बेंथम ने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देते हुए नैतिक स्वायत्तता की व्यक्तिवादी विचारधारा का संरक्षण किया। इन चारों में देखना कौन सही नहीं है। दूसरा है, बेंथम का महानतम योगदान विधिशास्त्र और सरकार के क्षेत्र में था। तीसरा है, बेंथम का मानना था कि संप्रग की शक्तियां यानी संप्रभु की शक्तियां अविभाज्य, असीमित, अदेय और अस्थायी हैं। अगला है, बेंथम का तर्क था कि विधि को संहिताबद्ध करते समय एक विधायक को सामान्य जन के रीति रिवाजों, पूर्वाग्रहों, धर्म और परंपराओं का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अब इसमें से चारों में से कौन सा गलत है, सही नहीं है? तो आपको बता दें, जो जेरेमी बेंथम है इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और ये ब्रिटिश उपयोगितावादी विचारक हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, बेंथम का महान योगदान विधिशास्त्र और सरकार के क्षेत्र में था, यह बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि संप्रभु की जो शक्तियां वो अविभाज्य हों, अदेय हों और अस्थायी हों, यानी संप्रभुता विभाजित नहीं होगी। और बेंथम ने तर्क दिया कि पूर्वाग्रहों और धर्म और परंपराओं का संज्ञान नहीं लेना चाहिए, यानी 2, 3 और 4 सही है, केवल और केवल गलत है 1। आपका सही आंसर होगा ए। अगला है, यह भी कथन है, यह भी बेंथम से संबंधित है। जेरेमी बेंथम ने नैतिक स्वायत्तता का व्यक्तिवादी अभिप्राय बनाए रखा। दूसरा है, जेरेमी बेंथम ने इस विचार का समर्थन किया कि विभाजन संवैधानिक स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित करता है। उक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब देखो, मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में, इन्होंने कहा विभाजन संवैधानिक स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित रखता है, जबकि कहा संप्रभु की शक्तियां अदेय होंगी, असीमित होंगी, अपरिमेय होंगी, ऐसा कह रहा है बेंथम। तो विभाजन की बात कहां करेगा? तो यानी केवल और केवल सही होगा 1। आपका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक अध्ययन में कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया? राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता पर बल दिया। कुछ पुस्तक है और उसमें से कार्ल मार्क्स की पुस्तक को देखना है जिसमें उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल दिया। पहली है जर्मन आइडियोलॉजी, दूसरी है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, तीसरी है द 18th ब्रोमा ऑफ लुई बोनापार्टा और चौथी है ऑन द ज्यूसिस क्वेश्चन। इसमें किसमें राजनीतिक स्वायत्तता पर बल दिया? आप लोग जानते हैं कि ये सारी पुस्तकें कार्ल मार्क्स की हैं। अब देखते हैं, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक स्वायत्तता पर बल दिया। निम्नलिखित में से किसने गैर यूरोपीय समाजों की वर्णन के लिए एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की पदावली का प्रयोग किया है? यानी जो गैर यूरोपीय समाज हैं उनके वर्णन के लिए एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन शब्दावली का प्रयोग किया है। जॉन लॉक ने किया या थॉमस हॉब्स ने किया, कार्ल मार्क्स ने किया या जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया? सही आंसर है कार्ल मार्क्स ने। यूरोपीय समाज से इतर जितने भी समाज थे उनके लिए कार्ल मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का उल्लेख, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन शब्दावली का प्रयोग किया है। अगला है, और ये मिलान कराना है, सही सुमेलित है। इसमें से केवल एक सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। तो देखते हैं कौन सा सही है। रोनाल्ड ड्वार्किन पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, जॉन लॉक एन एसे ऑन टॉलरेंस है, जॉन स्टुअर्ट मिल टेकिंग राइट सीरियसली है, या चार्ल्स टेलर ऑन लिबर्टी है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। ये लेखक है और ये उनकी कृतियां हैं। देखते हैं कौन सुमेलित है। इसमें से सुमेलित है जॉन लॉक ने लिखा एन एसे ऑन टॉलरेंस, यानी आपका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ये भी है क्लासिकल उदारवाद जॉन लॉक,
समतावादी उदारवाद जॉन मेनार्ड किन्स, नव उदारवाद टी.एच. ग्रीन या नवीन उदारवाद बर्नार्ड बोशांके। जैसा कि पहला ही ऑप्शन बताता है क्लासिकल उदारवाद के समर्थक कौन है, जॉन लॉक। तो सही बात है कि जॉन लॉक जो है वो क्लासिकल उदारवाद के जन्मदाता हैं। दूसरा समतावादी उदारवाद मेनार्ड किन्स नहीं है और नव उदारवाद के प्रवक्ता टी.एच. ग्रीन नहीं, क्योंकि टी.एच. ग्रीन जो है वो ब्रिटिश आदर्शवादी हैं और वो नवीन उदारवाद के समर्थक हैं। ब्रिटिश आदर्शवादी हैं और नवीन उदारवाद के समर्थक हैं, और नवीन उदारवाद के समर्थक में बर्नार्ड बोशांके भी आते हैं। तो इसलिए आपका सही आंसर होगा 1 और 4, यानी सही आंसर है ए, 1 और 4। नेक्स्ट है और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी क्या है, सही युग्म सुमेलित नहीं है। ए.बी. डाइसी ये लेखक हैं और ये उनकी कृतियां हैं। ए.बी. डाइसी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कार्ल मार्क्स थियरी ऑफ एलियनेशन, जर्मी बेंथम की प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिपोर्ट, और यस एल्डरसवेल्ड की है द सिंगल हाइपोथेसिस। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर होगा ए.बी. डाइसी की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं है। ए.बी. डाइसी की पुस्तक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। बाकी सारे लोगों की, यानी कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ एलियनेशन लिखा, जर्मी बेंथम ने प्लान ऑफ पार्लियामेंट्री रिपोर्ट लिखा, एस एल्डरवर्थ ने लिखा द सिंगल हाइपोथेसिस। आपका सही आंसर इसमें होगा ए.बी. डाइसी, क्योंकि ये गलत है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।